हेलो 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 नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बात है 10 दिसंबर 2017 की। अर्पिता तिवारी नाम की एक उभरती हुई मॉडल, एक एंकर, अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम पंकज जाधव था उसके साथ मुंबई के मीरा रोड पे स्थित मानव स्थल नाम की एक बिल्डिंग में पहुंचती है। 15वें फ्लोर पे जाती है और फ्लैट नंबर 1501 में अपने बॉयफ्रेंड के साथ दाखिल होती है। वहां पे 3-4 लोग पहले से मौजूद थे एक कुक के साथ, और ये जो 3-4 लोग थे ये सारे के सारे पंकज के दोस्त थे। प्लान बड़ा सिंपल सा था कि रात भर पार्टी करनी है, अय्याशी करनी है, और रात भर वही होता है, मस्ती का माहौल जो है कंप्लीट तरीके से छाया हुआ था। 4 बजे के आसपास में 4 बजे के आसपास में सब डिसाइड करते हैं कि इट्स टाइम टू रैप अप, वी शुड ऑल, हो गया जितनी पार्टी करनी थी। अर्पिता, उसका बॉयफ्रेंड पंकज और एक दोस्त जिसका नाम अमित था, वो सारे के सारे हॉल में सोते हैं, और बाकी के मित्र जो हैं, 2 लोग जो थे, वो रूम में जाके सो जाते हैं। कुक जाता है और अपने किचन में ही उसका सेटअप था, वो वहां पे जाके सो जाता है। द नाइट अपेरेंटली कम्स टू एन एंड। लेकिन अगली सुबह उस फ्लैट में मौजूद हर शख्स के लिए एक भयावह सुबह साबित होने वाली थी। हुआ यूं कि सुबह एक दोस्त की नींद खुलती है और उसने देखा कि अर्पिता रात में जहाँ पे अपने जगह पे सोई हुई थी वहाँ पे वो मौजूद नहीं थी। तो उसको ढूंढने की कोशिश करी जाती है और एक आध घंटे की मशक्कत के बाद इवेंचुअली अर्पिता की अर्धनग्न लाश मिलती है सेकंड फ्लोर, बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर का एक एसी डक्ट था उससे झुलती हुई। अर्पिता के शरीर पे उस समय कपड़ों के नाम पे सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे, उसके अलावा कपड़ों का कोई नामो निशान नहीं था। रात भर शराब के नशे में मस्ती करते हुए इन 5 लोगों में से एक इंसान की मौत हो चुकी थी और बाकी 4 इंसानों को इस बात की कोई खबर भी नहीं थी। आखिर देर रात को हुआ क्या? अर्पिता के शरीर से कपड़े किसने उतारे? क्या ये मर्डर था? क्या ये आत्महत्या थी? और अगर मर्डर या आत्महत्या कुछ भी थी तो किसी को कुछ पता कैसे नहीं चला? मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये कहानी 10 दिसंबर 2017 की है। हम 2025 में हैं और मोटा मोटी 8 साल बीत चुके हैं। ये केस अनरिजॉल्व्ड है। टिल डेट नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू अर्पिता तिवारी। तो इस वीडियो में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से वो सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा जो इस केस में हुआ, पुलिस ने किस तरीके से इंक्वायरी करी, किन लोगों ने क्या स्टेटमेंट्स दिए, और इवेंचुअली प्रोबेबली व्हाट कुड बी द रीजन कि ये केस अनरिजॉल्व्ड रजिस्ट्री के अंदर आज भी दर्ज है और वहीं पे धूल मिट्टी खा रहा है। पर इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप पे क्लिक करके वीडियो को प्रमोट करने में हमारी मदद करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का मेंबर बन के भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सिर्फ ऑडियो सुन रहे हो जैसे कि स्पॉटिफाई, तो यूट्यूब पे आके हमसे कनेक्ट करें और सहायता करें हमारी इस चैनल को आगे कंटिन्यू करने में। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि 10 दिसंबर 2017 को एक्चुअली में हुआ क्या। द डार्क सीक्रेट्स ऑफ अर्पिता तिवारी's डेथ। मानवस्थल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल की एसी डक्ट पे ये अर्धनग्न लाश मिलने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि सोसाइटी में काफी हलचल सी मच गई थी। माहौल थोड़ा गमगीन था, गंभीर था, भयावह था। पुलिस को इत्तला करी जाती है, पुलिस आती है और इवेंचुअली लाश को नीचे उतारा जाता है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, पर इन सब प्रोसेस के बीच में वो सारे के सारे लोग जो इस फ्लैट में उस समय, जो उस रात उस फ्लैट में अर्पिता के साथ मौजूद थे, उनसे सवाल जवाब करना शुरू करती है। इतने में सेकंड फ्लोर पे जो एक महिला रहती थी वो पुलिस के सामने प्रस्तुत होती है और पुलिस को कहती है कि उसने करीबन सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास में एक बहुत बहुत जोर की आवाज़ सुनी थी, और वो आवाज़ मोस्ट प्रोबेबली अर्पिता की जो बॉडी है, अर्पिता की बॉडी तो नहीं कह सकते बिकॉज वी डू नॉट नो कि उस समय अर्पिता जिंदा थी या मृत थी, कि अर्पिता जब टकराई होगी उस एसी डक्ट से, जो आवाज़ पैदा हुई होगी वही आवाज़ इस महिला ने सुनी थी। तो मोरलेस इस बात का तो कंफर्मेशन हो चुका था कि 7:30 बजे के आसपास में अर्पिता के अर्धनग्न शरीर जो है उसका, वो उस एसी डक्ट के ऊपर मौजूद था। पंकज, जो कि इसका बॉयफ्रेंड था अर्पिता का, उसने करीबन 9:30 बजे के आसपास में अर्पिता की बहन, जिनका नाम विनीता था, विनीता है, उसको इत्तला देते हैं।
जिसको सुन के ऑब्वियसली एक बहन वो बौखला सी जाती है, अपने पिता को फ़ोन करती है और उसके पिता का रिएक्शन क्या हुआ होगा, किस माहौल में उन्होंने क्या रिएक्शन दिया होगा, इस बात का आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। सो आई विल नॉट इवन ट्राई टू डू दैट एंड टेल यू वीडियो को ड्रामेटाइज़ करने के लिए कि उनके पिताजी ने ऐसा रिएक्शन दिया, बिकॉज़ नो वन नोज़ कि एक बच्चे के मरने के बाद माता-पिता का रिएक्शन क्या होता है। एंड आई प्रे टू गॉड, जिस प्रोमिनेंट तरीके से आजकल ये न्यूज़ आती जा रही है, बच्चे मरते जा रहे हैं और माँ-बाप को ये इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, आई प्रे टू गॉड किसी भी पेरेंट को कभी भी इस बात का सामना ना करना पड़े। तो आखिरकार उस रात को हुआ क्या और विटनेसेस ने क्या बोला? जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने पुलिस के साथ वार्तालाप में क्या इन्फॉर्मेशन दी? सबसे पहले बात करते हैं अर्पिता और उनके बॉयफ्रेंड जो पंकज यादव था, उसका एक दोस्त था अमित हजारा। अमित हजारा ने पुलिस को कहा कि सब पार्टी करने के बाद करीबन 4 बजे के आसपास में सो गए थे। अगली सुबह 7 बजे के आसपास उसकी नींद खुलती है तो उसने देखा कि अर्पिता जिस जगह पे सोई हुई थी वहां पे मौजूद नहीं थी। पहले वो उसे फ्लैट में ढूंढता है। इस नाम को ध्यान रखना वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप। अमित हजारा जो है पुलिस को कहता है कि मैं अर्पिता को ढूंढने की कोशिश कर रहा था फ्लैट में। जब वो मुझे नहीं मिली तो मैंने बाथरूम का दरवाज़ा चेक किया तो बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो मुझे लगा कि शायद वो बाथरूम में होगी तो मैं दोबारा सोने के लिए चला गया। इस हलचल के बाद आधे घंटे के बाद मेरी नींद दोबारा खुली। अर्पिता अभी भी उस जगह पे नहीं थी और मैंने दोबारा से बाथरूम का दरवाज़ा जब चेक किया तो बाथरूम का दरवाज़ा अभी भी बंद था। उसने नॉक किया पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो अपेरेंटली वो हड़बड़ाता हुआ, घबराता हुआ पंकज यादव के पास जाता है और उसे कहता है, उसे सब कुछ बताता है कि दिस इज़ व्हाट द सिनेरियो इज़। तो पंकज और अमित जाते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, आवाज़ लगाते हैं पर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। वो कंटिन्यूअसली नॉक करते हैं और अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अर्पिता वॉज अनरिस्पॉन्सिव। तो दोनों थोड़े घबरा जाते हैं और जब मामला थोड़ा संदिग्ध सा होने लगा तो इवेंचुअली बाथरूम के दरवाजे को तोड़ते हैं और दरवाज़ा तोड़ते ही वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि जो बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था उस बाथरूम के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। फिर उनकी नज़र पड़ती है बाथरूम की खिड़की पे जो थोड़ी ऊंचाई पे थी, जिसके शीशे टूटे हुए थे और उन टूटे हुए शीशे को देखकर ये घबरा जाते हैं और ये इवेंचुअली भागते हुए नीचे जाते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं वो नीचे तो नहीं कूद गई, सुसाइड तो नहीं कर लिया। पर वहाँ भी उन्हें नीचे कुछ नहीं मिलता है, ना कोई बॉडी मिलती है, ना गार्ड से कोई ऐसी जानकारी मिलती है कि कोई घटनाक्रम हुआ हो। गार्ड की मदद मांगी जाती है बट कुछ हासिल नहीं होता, कुछ भी पता नहीं चलता है। अर्पिता के बॉयफ्रेंड को लगा कि शायद अर्पिता हमें बिना बताए घर लौट गई होगी, तो उसने अर्पिता को कॉल किया पर अर्पिता कॉल नहीं उठा रही थी। अब सवाल यह है कि अर्पिता अगर फ़ोन नहीं उठा रही थी, इस पूरे केस में आपको कहीं भी, पहले ही दे देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट, कि इस पूरे केस में आपको कहीं भी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि अर्पिता का फ़ोन फ्लैट पे पाया गया, क्योंकि अर्पिता को फ़ोन किया जा रहा था और फ़ोन नहीं उठा रही थी वो, पर अर्पिता का फ्लैट अपेरेंटली फ्लैट में नहीं पाया गया क्योंकि ये मीडिया में इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं है। तो सवाल ये है कि अर्पिता को कॉल क्यों किया जा रहा था? समझ रहे हो यहाँ पे कनेक्शन? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अगर नहीं तो बताना कमेंट करके, होगा तो मैं कमेंट्स में आपको जवाब देके और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एनीवेज, अर्पिता को कॉल करी जाती है, वो कॉल नहीं उठाती है। फिर विनीता को कॉल करी जाती है जो कि अर्पिता की बहन थी। विनीता से पूछा जाता है कि क्या अर्पिता घर आई है, तो विनीता कहती है कि वो तो घर नहीं आई। कहती है कि मैं ऑफिस में हूँ, मैं पापा से एक बारी पूछ के बताती हूँ क्योंकि सुबह तक तो नहीं आई थी मेरे निकलने तक। वो अपने पिता को फ़ोन लगाती है तो उनके पिता कहते हैं कि अर्पिता घर नहीं लौटी है। जब विनीता ने दोबारा से पंकज को फ़ोन करके ये बताया कि अर्पिता तो घर नहीं लौटी है, तो अर्पिता को ढूंढने की मशक्कत जो है फिर से शुरू करी जाती है। पर हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि देयर वाज नो क्लू। अर्पिता का फ़ोन फ्लैट पे नहीं था। समझ रहे हो कनेक्शन? इवेंचुअली अचानक से एक इंसान के चीखने की आवाज़ आती है और जब उस इंसान के चीखने की आवाज़ आती है, सब वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है सेकंड फ्लोर के एसी डक्ट पे झूलती हुई एक अर्धनग्न बॉडी से। और वो बॉडी और किसी की नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्पिता तिवारी की ही थी। जिन हालातों में अर्पिता की लाश मिली, उससे कई सवाल खड़े हुए थे। कि पहला सवाल तो ये था कि क्या हत्या करी गई है?
अगर जवाब था हाँ, तो बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कैसे था? दूसरा सवाल कि क्या अर्पिता ने आत्महत्या करी? अगर जवाब था हाँ, तो आत्महत्या करने के पहले उसने अपने शरीर से कपड़े क्यों उतारे? तीसरा सवाल कि क्या ये हादसा था? और अगर जवाब है हाँ, तो ऊंचाई पर स्थित खिड़की, बाथरूम की जो खिड़की जो ऊंचाई पे थी, वहां पे अर्पिता कैसे पहुंची? एंड हादसे के दौरान में भी उसके शरीर पे कपड़े क्यों नहीं थे? ऐसा ही एक केस रिसेंटली आपकी नज़रों में आया होगा दिशा सालियान के बारे में, जिसके बारे में ये कहा गया था, क्योंकि उनकी जो बिल्डिंग से जिस बिल्डिंग से वो गिर के मरी थी अपेरेंटली एलिजेडली, उसकी पोजीशनिंग और नीचे जो जो स्लैब्स थे उसकी पोजीशनिंग और दिशा सालियान के शरीर पे कपड़े ना होना, ये काफ़ी चीज़ें जो हैं इस केस से सिमिलर हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि किन हालातों में, किन संदिग्ध हालातों में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, स्पेशली ऑन द थ्योरी ऑफ सुसाइड और एन एक्सीडेंट। सबका ध्यान मर्डर की तरफ जाता, और जाना भी चाहिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुड हैव कंक्लूडेड और एक्सप्लेन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अर्पिता की बॉडी के ऊपर मल्टीपल इंजरी से उसकी मौत हुई है, ऐसा कहा गया। हालांकि रिपोर्ट में साफ तरीके से ये नहीं बताया गया कि ये जो मल्टीपल इंजरीज थी उसके अंदर, ये 15वीं मंजिल से जो ये गिरी थी, उसके अंदर क्या कोई ऐसी चोट हुई थी जो ये साबित करे कि अर्पिता के साथ मारपीट हुई है। तो बेसिकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट गिव द पुलिस नथिंग। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने इस केस को फिर एक्सीडेंट माना। लेकिन जब अर्पिता के पिता को और उसकी बहन को बताया गया कि दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू और दिस इज द एंगल दैट वी आर थिंकिंग, तो इनके पिता ने शक जताया कि अर्पिता का मर्डर किया गया है। और जब उसके पिता के द्वारा, अर्पिता के पिता के द्वारा शक जताया गया, तो फिर इवेंचुअली पुलिस जो है अननोन पीपल के अगेंस्ट, अननोन पर्सन्स के अगेंस्ट, पर्सन और पर्सन्स के अगेंस्ट में हत्या के एंगल से एफआईआर दर्ज कर लेती है। और इस मामले में पुलिस को सबसे पहला शक जिनके ऊपर जाता है वो दो शख्स थे। एक था बॉयफ्रेंड जिसका नाम था पंकज यादव, और दूसरा था वही इंसान जो सबसे पहले अर्पिता को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, यानी कि अमित हजारा। अर्पिता की बहन के मुताबिक अर्पिता में और पंकज के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था। परिवार को उस दिन एक्चुअली ये झूठ बोलकर घर से निकली थी। अर्पिता ने परिवार वालों को ये कहा था कि वो एसएल वर्ल्ड में कोई प्रोग्राम होने वाला है, वहां पे एंकरिंग करने के लिए जा रही है। 10 दिसंबर 2017 की ये वही रात है जिस दिन ये सारा का सारा कांड हुआ। रात के 9 बजे के आसपास में करीबन अर्पिता के पिताजी ने उसको फोन करके पूछा था कि तुम कब तक घर लौटोगी। तो अर्पिता ने कहा कि मुझे आने में लेट हो जाएगी, पर मैं खाना घर पे ही खाऊंगी। 11 बजे के आसपास तक अर्पिता के घर वाले जो है उसका इंतजार करते हैं, और उसके बाद पेरेंट्स जो है सोने के लिए चले जाते हैं। अर्पिता चूंकि एंकरिंग किया करती थी, तो कई इवेंट्स की वजह से उसको बहुत बारी लेट हो जाया करता था, तो पेरेंट्स के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, हमारे पेरेंट्स आज तक कभी नहीं सोए जब तक कि हम घर पे ना आ गए हों, अनलेस और अनटिल दे नो फॉर श्योर कि हम किसी के साथ हैं, किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान के साथ। एनीवेज, मैं यहाँ पे कोई पर्सनल एंगर नहीं लाना चाहता और किसी भी तरीके से डाइवर्ट नहीं करना चाहता आपको इस केस से, बट दैट्स व्हाट आवर जनरल लाइफ इज। पुलिस ने कुछ दिनों बाद हत्या, हादसा और सुसाइड, इन तीनों एंगल से तहकीकात करने का डिसीजन लिया, और इन तीनों एंगल से घटना स्थल पे जाके फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करी। पुलिस हत्या के एंगल पे ज्यादा तवज्जो दे रही थी क्योंकि अर्पिता का शव जो है वो अर्धनग्न मिला था, बिना कपड़ों के मिला था, तो रेप कुड नॉट बी काउंटेड आउट। पर जैसे मैंने आपको बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो किसी भी तरीके से पुलिस को कोई भी सबूत दे रही हो किसी के खिलाफ उंगली उठाने के लिए। अर्पिता का परिवार भी बार बार इस बात पे स्ट्रेस दे रहा था कि अर्पिता एक बहुत खुशमिजाज लड़की थी और सोच भी नहीं सकती थी सुसाइड करने का। उसने बल्कि 2 दिन पहले ही कहा था कि वो गोल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाली है, और जो इंसान फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है वो सुसाइड क्यों करेगा। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, अगेन मे बी आई एम डाइवर्टिंग अ लिटिल बिट यहाँ पे टॉपिक से, बट हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुशमिजाज नहीं होता। ये पेरेंट्स को और सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि डिप्रेशन का फेस सैड लुकिंग नहीं होता। डिप्रेशन का फेस मोस्टली एक हंसते खेलते इंसान का होता है। इस बात पे पेरेंट्स को, सोसाइटी को तवज्जो देने की ज़रूरत है। द ओनली पॉइंट दैट आई वांटेड टू ब्रिंग टू द पिक्चर यहाँ पे।
पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि अर्पिता तिवारी पंकज जाधव से बहुत जल्दी ब्रेकअप करने वाली थी। वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी और मौत के पहले भी उसने पंकज से इस बारे में बात करी थी। अब अगर आपका शक पंकज के ऊपर जा रहा है तो आपको बता दूं कि पंकज ने इंटेरोगेशन के दौरान में इस बात को कबूल किया था कि हाँ, इनके रिश्ते में दरार थी और अर्पिता ने कई बार इससे ब्रेकअप करने की बात, इवन रिसेंटली ब्रेकअप करने की बात करी थी। पंकज कुछ छुपा नहीं रहा था। क्या कोई ऐसा इंसान था इस केस के अंदर जो कुछ भी छुपाने की कोशिश कर रहा था? उस दिशा में जाएं उसके पहले आपको एक जानकारी और देता हूं कि मौत के पहले अर्पिता ने एक प्रोड्यूसर है लकी शर्मा नाम के, उनकी कोई अपकमिंग मूवी रही होगी जिसका नाम टॉफी दिया गया था अपेरेंटली। उसमें अपने उसने उस मूवी को साइन किया था। तो एज एन एक्ट्रेस भी इनका डेब्यू बहुत जल्दी होने वाला था एक 19 साल की लड़की का। अब लकी शर्मा ने मीडिया वालों को जब इंटरव्यू दिया तो उसने भी इस बात को बताया कि अर्पिता अपने रिश्ते से खुश नहीं थी पंकज जाधव के साथ। और एक दो बारी जब वो सेट पर रिहर्सल्स वगैरह में जब लेट आई तो उन्होंने जब नाराज़गी जताई तो अर्पिता ने उन्हें कहा कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश नहीं है, वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है। वो मुझे लगातार पार्टीज़ में लेके जाता है, शराब पिलाता है और मेरे पैसे खर्च करवाता है। तो पंकज का जो इम्प्रेशन जो खबरों में आ रहा था वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा था। तो हर किसी का शक, जैसे मैंने कहा, अभी भी पंकज की तरफ ही था कि हो ना हो पंकज ने ही कुछ गलत किया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है मेरे दोस्त। इस जांच में ये भी सामने आया कि पंकज का एक दोस्त था अमित, जो कि लगातार अर्पिता से नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वो उससे एक तरफ़ा प्यार करता था। इमेजिन अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड से, करंट गर्लफ्रेंड से एक इंसान एक तरफ़ा प्यार करता था। और महज़ 6 दिन पहले ही उसने अर्पिता के साथ फ़ेसबुक पर एक लंबा कन्वर्सेशन किया था और उससे अकेले मिलने के लिए बार-बार उसके ऊपर ज़ोर डाल रहा था। उसे इस बात का इल्म था, उसे इस बात की जानकारी थी कि अर्पिता पंकज से बहुत जल्दी ब्रेकअप करने वाली है और वो उस मौके का इंतज़ार कर रहा था। ऐसा ही एक केस और भी हुआ था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहला लिंक उसी वीडियो का है जहाँ पे एक दोस्त ने एक दोस्त की गर्लफ्रेंड के लिए अपने ही दोस्त का मर्डर कर दिया था। अर्पिता के बॉयफ्रेंड पंकज ने पुलिस को ये भी बताया कि पार्टी के दौरान अमित जो है बार-बार अर्पिता के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था। जब अर्पिता नशे में थी तो वो उसकी कमर पकड़ रहा था, उसकी जांघ पे बार-बार हाथ फेर रहा था और बार-बार उसे कपड़े बदलने के लिए कह रहा था। अर्पिता को ये बात पसंद नहीं आ रही थी और उसने इस बात के लिए अमित को फटकार भी लगाई थी। सवाल ये है कि एक ऐसा इंसान जो शराब के नशे में आपकी गर्लफ्रेंड पे हाथ डाल रहा हो, उसको रोकने की कोशिश पंकज ने क्यों नहीं करी? अब आते हैं एक दूसरे बयान के ऊपर और वो बयान है नौकर कृष्णा का। कृष्णा ने ये कहा कि 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जब सब सोने के लिए चले गए थे तो 5:40 के आसपास में इसकी नींद खुली और जब इसकी नींद खुली तो उसने ये पाया कि अमित हज़ारा जो है, जो हॉल में पंकज और अर्पिता के साथ सो रहा था, वो अर्पिता के कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसे ही ये देखा कि नौकर कृष्णा उसे देख रहा है, तो वो सोने का ढोंग करने लगता है। कृष्णा ने ये कहा कि मुझे लगा ये सब अर्पिता की मर्ज़ी से ही हो रहा होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और मैं दोबारा से सोने के लिए चला गया। और प्रोबेबली कृष्णा को ये इसलिए लगा होगा क्योंकि रात को जब पार्टी हो रही थी और अमित हज़ारा जिस तरीके से अर्पिता के शरीर पे हाथ फेर रहा था और अपैरेंटली कोई इसे रोक नहीं रहा था। हालाँकि पंकज ने ये ज़रूर कहा कि अर्पिता ने इसे फटकार लगाई, पर और कोई उसे नहीं रोक रहा था, तो नौकर ने यही सोचा कि दोस्तों के बीच में शायद सब कुछ खुला होगा। तो उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और वो सोने के लिए चला गया। पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाती है। पुलिस का ये मानना था कि घटना के दौरान जो लोग मौजूद थे, इनमें से ही किसी न किसी ने हत्या करी है और ये इनमें से ही कोई ना कोई एटलीस्ट सच्चाई तो जानता है, जो कि फैक्ट भी है। जो लोग उस फ्लैट के अंदर थे या तो कोई कातिल था या किसी के पास कोई जानकारी होती। हालाँकि पूछताछ में कोई भी अहम बात जो है सामने नहीं आ रही थी। तो पुलिस एक डिसीजन लेती है। पुलिस कहती है सबका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जाए। 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट सामने आती है। जिस पंकज के ऊपर आप भी प्रोबेबली अभी तक शक कर रहे होंगे, उस पंकज को क्लीन चिट मिल जाती है क्योंकि उसने सारे सवालों के जवाब सही तरीके से दिए थे। जो दूसरे लोग थे वहाँ पे, इंक्लूडिंग द सर्वेंट, उनको भी क्लीन चिट मिल जाती है। द ओनली पर्सन
द ओनली पर्सन हु लाइड टू द पुलिस, जिसने इन्वेस्टिगेशन में झूठ बोला, वो और कोई नहीं, वही अमित हजारा था, जिसको नौकर ने अर्पिता के कपड़े उतारते हुए देखा था। कंसिडरिंग कि वो लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है फेल कर जाता है, पास नहीं कर पाता है, इस टेस्ट की रिपोर्ट, पंकज और नौकर के बयान और सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस थे, उनके आधार पर 18 जनवरी 2018 को पुलिस जो है अमित हजारा को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस का ये भी दावा था उस अरेस्ट के दौरान में कि अमित हजारा ने सबूत को मिटाने की कोशिश करी है। करीबन 2 महीने तक पुलिस को अमित हजारा की कस्टडी मिली हुई थी। वो लाख जतन करती है, हर तरीके के हथकंडे अपना लेती है, और पुलिस कोई भी ऐसा सबूत नहीं ढूंढ पाती जो ये साबित कर सके कि अमित हजारा ने अर्पिता के साथ कुछ गलत किया हो। हादसा, रेप, अटेम्प्ट टू रेप, मर्डर, किसी भी तरीके का कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिल पाता है। सबूतों के अभाव में और पुलिस के आगे ना बढ़ पाने के चक्कर में अमित हजारा, द ओनली पर्सन हु वाज अरेस्टेड इन दिस केस, उसको जमानत दे दी जाती है। और तब से लेके अभी तक 8 साल हो चुके हैं, ये केस अनसॉल्व्ड है। झारखंड के घोड़ाबांधा में जन्मी अर्पिता तिवारी बचपन से ही फैशन और एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। हिलटॉप स्कूल से पढ़ाई खत्म करने के बाद अर्पिता एक्टिंग और हीरोइन बनने का सपना लेके वहाँ पहुँचती है जहाँ हर कोई पहुँचना चाहता है, वो है मुंबई। वहाँ इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई करी और इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हुए इसने एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग क्लासेस भी ली। एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए एंकरिंग करने लगी और यही वो सिलसिला था जहाँ पे वो अपने परिवार का भी ध्यान रख रही थी, उनको भी पैसा दे रही थी और अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रही थी। 19 साल की एक लड़की, वो सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी जो एक एम्बिशियस लड़की करना चाहती है, सही तरीके से। अर्पिता सिर्फ 19 साल की थी जब उसकी मुलाकात पंकज यादव से हुई थी, और पंकज जो कि एक एनिमेशन एडिटर था और उससे उम्र में 6 साल बड़ा था, उसका रिश्ता इनिशियल स्टेज पे काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक्चुअली में पंकज इनके घर वालों से भी मिला हुआ था और इनके घर वाले जानते थे कि ये दोनों एक रिलेशनशिप में है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कई बार जब अर्पिता घर से बाहर जाती थी और पंकज के साथ होती थी तो घर वाले थोड़े निश्चित रहते थे कि शी इज़ इन गुड हैंड्स। कई लोग दिल्ली को रेप कैपिटल भी कहते हैं, रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कह देते हैं, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कह देते हैं, कैपिटल तो है ही एज इट इज। और मैं किसी भी तरीके से उस टैग को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यस, दिल्ली के अंदर लड़कियों की सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है। और मुंबई के लोग जो हैं स्पेशली, और हो सकता है यहाँ पे मुंबईकर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा गाली देंगे, मुंबई वाले जो है हमेशा ये मुंबई वर्सेस दिल्ली का गेम खेलते रहते हैं कि मुंबई इज़ बेटर एंड दिल्ली इज़ नॉट। बट प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली के रेप के तौर पे सामने आते हैं, पर मुंबई के अंदर जिस तरीके से रेप होता है वो सिर्फ नॉर्मल रेप नहीं होता। सेक्सुअल हरासमेंट्स, झूठ बोल के लोगों का शोषण करना, कास्टिंग काउच, बिना किसी प्रोड्यूसर, मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट के साथ सोए हुए आप किसी बड़े इंसान से नहीं मिल सकते। मुंबई में अलग तरीके का रेप होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुंबई एम्ब्रेसेस इट, मुंबई पीपल एम्ब्रेसेस इट कि ये सपनों की नगरी है, और इस सपनों की नगरी में आके कोई अगर अपने जिस्म को बेचना चाहता है तो मुंबई में ये एक बहुत आम बात हो गई है। छोटे शहर के लोग, छोटे शहर की बच्चियां, छोटे शहर के बच्चे जाते हैं अपने करियर को मुंबई में बनाने के लिए, बट 100 में से 99 को हासिल होता है सिर्फ शोषण, मेंटल डिप्रेशन। बट सम ऑफ देम आर स्टिल सेलिंग देयर बॉडी, स्टिल सेलिंग देयर सोल्स। तो आपको मुंबई में हर कुछ देखने को मिलेगा। जो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी वो है एक फाइल जिसका नाम है अर्पिता डेथ केस सॉल्व्ड। वो फाइल आपको मुंबई में नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है घटनाक्रम को जानने के बाद कि उस रात क्या हुआ होगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर से रिक्वेस्ट है, यहाँ तक आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, और भी वीडियोस हैं। डार्क सीक्रेट सीरीज़ को ज़रूर देखें बिकॉज उस पर मेरा रिसर्च काफ़ी ज़्यादा होता है और इट टेक्स अ टोल। और आपको फिर से बता दूं, इस समय हो रहा है सुबह के 6 बजे, क्योंकि आज मुझे रात को फिर से नींद नहीं आई है। सो व्हाट डू? गेट इनटू द डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ द वेब एंड फाइंड अ केस
जो ज़्यादा मीडिया वाले लोग जिसके बारे में बात नहीं करते हैं। कोई बहुत बड़ी मॉडल नहीं थी ये, कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी ये, एंड दैट इज़ द प्रिसाइज़ रीज़न कि मैंने इस केस के बारे में बात करना ज़रूरी समझा, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने जानवी के केस के बारे में बात करी थी, एक स्कूल की बच्ची के बारे में। एनीवेज़ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आपका सपोर्ट का इंतज़ार करते हुए, और आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, ध्यान रखना।